अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक विच इज फीटल एरिथ्रोपोइसिस। बच्चों, फीटल एरिथ्रोपोइसिस का क्या मतलब होता है? फीटल एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है कि बच्चा जो अभी माँ के पेट में है, ठीक है, ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि वो बच्चा जो अभी माँ के पेट में है, अभी वो बड़ा हो रहा है, अभी माँ के पेट में उसकी नशोनुमा हो रही है, ठीक है। अभी वो डेवलपिंग बेबी है, जिसको हम क्या कहते हैं? डेवलपिंग बेबी। उसको हम कहते हैं फीटल, ठीक है। तो ऐसा बच्चा जो अभी प्रेगनेंसी में है, यानी कि प्रेगनेंसी माँ के पेट में है और क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके अंदर एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस का क्या मतलब है? एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, और पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन या प्रोडक्शन। तो कंप्लीट क्या हुआ? फीटल एरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या होता है कि प्रेगनेंसी के अंदर, माँ के पेट के अंदर जब बच्चा बन रहा होता है, उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर एरिथ्रोपोइसिस होना, यानी कि आरबीसीज का बनना या आरबीसीज की फॉर्मेशन होना। अब आप कहें कि सर आरबीसीज तो डब्ल्यूबीसीज भी तो हो सकते हैं, पहले पहले प्लेटलेट भी तो हो सकते हैं, आरबीसीज ही सबसे पहले क्यों बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और 3 to 8 वीक से 3 वीक से ही क्यों स्टार्ट हो जाते हैं? याद रखें, आपके जो आरबीसीज होते हैं उन वो हमारी बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, किस चीज का? कि वो ऑक्सीजन को क्या कर रहे होते हैं, कैरी कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को जो सा वो कैरी कर रहे होते हैं, आपके हीमोग्लोबिन एचबी जिसे हम कहते हैं, वो आपके कंटेन कर रहे होते हैं। इसके अलावा वो आपके जो टिश्यूज हैं उनको जो सा वो ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। दैट्स वाई जो आरबीसीज हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। दैट्स वाई हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले जो सेल्स बनते हैं वो आपके आरबीसीज बनते हैं। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही, माँ से जब ऑक्सीजन लेना ही होती है बच्चे ने, तो आरबीसीज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब उस आरबीसीज के अंदर ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फीटल एरिथ्रोपोइसिस के अंदर? एम्ब्रियोलॉजी को हम थोड़ा सा डिटेल में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आगे जाके आपको यही चीजें हेल्प हेल्प आउट करेंगी कि कहाँ पे क्या चीज किस तरीके से बनी थी, ठीक है। अब योग सैक का वो पहले पहले कहता है कि योग सैक के अंदर 3 to 8 वीक आपकी फीटल एरिथ्रोपोइसिस होती है। अब आप ये भी तो कह सकते हैं कि सर योग सैक की जगह लीवर भी तो हो सकता है, स्प्लीन भी हो सकता है, बोन मैरो भी तो हो सकता है। बच्चे याद रखें, योग सैक आपका अर्ली एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? टेम्परेरी स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर जो बाद में जाके खत्म हो जाएगा बॉडी से, उसको कहते हैं टेम्परेरी स्ट्रक्चर। अब प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज के अंदर जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रहा होता है, एरिथ्रोपोइसिस को सपोर्ट कर रहा होता है, वो आपका योग सैक होता है। अब आप कहेंगे सर योग सैक सिर्फ आरबीसीज को सपोर्ट कर रहा होता है, क्या आरबीसीज का यानी कि आपकी बॉडी के अंदर सिर्फ ब्लड की फॉर्मेशन कर रहा होता है? नहीं, आरबीसीज हमारी बॉडी के अंदर अगर ये कह दिया है कि टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, तो याद रखिए आपकी बॉडी के अंदर योग सैक योग सैक आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फॉर्मेशन, यानी कि आरबीसीज की फॉर्मेशन, इसके अलावा अर्ली जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी फॉर्मेशन, ठीक है। इसके अलावा प्राइमोर्डियल जर्म सेल, शायद आपने कहीं पे पढ़ा हो न्यूरो के अंदर, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो होता है वो आपके अर्ली ओरिजिन जो होता है, यानी कि योग सैक का जो ओरिजिन होता है उससे रिलेटेड होता है, और लेटर ऑन यही जो से प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं ये आपके कहाँ पे माइग्रेट करते हैं? गोनेड्स की तरफ, गोनेड्स की तरफ, ठीक है। तो योग सैक जो होता है वो ब्लड फॉर्मेशन के साथ साथ दूसरे काम भी कर रहा होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो याद रखें, प्रेगनेंसी के 3rd वीक के अराउंड आपके एम्ब्रियोलॉजिकल जो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है? योग सैक। अब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए जब माँ से बच्चे ने ऑक्सीजन लेनी है, उसके लिए प्राइमेटिव ब्लड सेल्स चाहिए होते हैं। अब उनकी प्राइमेटिव ब्लड सेल्स के लिए आपका योग सैक जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड फॉर्मेशन के लिए। क्यों? ना लीवर होता है, ना स्प्लीन होता है, ना बोन मैरो होती है। अब 8 हफ्तों के बाद जाके लीवर रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन याद रखें 6 हफ्ते के अंदर लीवर आपका बनना स्टार्ट हो जाता है, लीवर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, लेकिन फिर भी 2 हफ्ते आपके जो 6 से 8 2 हफ्ते होते हैं वो योग सैक एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तौर पे साथ दे रहा होता है लीवर का, ठीक है। तो योग सैक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द
early embryological structure to support the erythropoiesis. अब what are the exam clues? एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है योग सैक के बारे में? आपसे अगर ये पूछें व्हाट इज द अर्लीस्ट साइट ऑफ फीटल हिमेटोपोइसिस, तो आपका जवाब क्या होगा? जी बच्चों, अर्ली साइट ऑफ फीटल एरिथ्रोपोइसिस, तो आपका जवाब क्या होगा? जल्दी बताएं, जल्दी 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 टाइप करें। व्हाट इज द अर्लीस्ट साइट ऑफ फीटल एरिथ्रोपोइसिस? एक्सीलेंट, योग सैक। सब बच्चे जो है वो एक्टिव होके बैठे, ठीक है, बेशक 9 हो 10 हो डजेंट मैटर, बट जितने भी हैं एक्टिव होके बैठे, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, एक तो पूछा जा सकता है व्हाट इज द अर्लीस्ट साइट, दूसरा पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो फीटल हेमेटोपोइसिस के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है 3 to 8 वीक्स के अंदर, तो वो उसका जवाब क्या होगा? योग सैक। एक और पूछा जा सकता है व्हाट इज द प्राइमेटिव ब्लड फॉर्मेशन स्ट्रक्चर, तो वो भी आपका क्या होता है? योग सैक। क्लियर हो गया बच्चों? योग सैक क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं लीवर की। लीवर आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टार्ट होता है 6 हफ्तों से बर्थ तक। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो पहला पहला स्ट्रक्चर होता है आपका योग सैक। फिर आपका बनना 6 हफ्ते बाद, जिगर जब बन जाता है आपका, तो जिगर 6 हफ्तों से लेके बच्चे के पैदा होने तक रिस्पॉन्सिबल होता है आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए। अब आप कहेंगे सर लीवर सिर्फ इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? नहीं, जिगर हमारी बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाइल की प्रोडक्शन का। किसका? बाइल की प्रोडक्शन का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बाइल की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फैट की डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, माल अब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए? मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन के लिए जो सा रिस्पॉन्सिबल होता है, एल्ब्यूमिन बना रहा होता है। क्लॉट फैक्टर जो सा होता है वो बना रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट अमल है, डिटॉक्सिफिकेशन, ये करवा रहा होता है। इसके अलावा ग्लाइकोजन, आयरन, विटामिन को भी स्टोर कर रहा होता है। तो फीटल लाइफ के अंदर जो लिवर होता है वो 6 हफ्तों के बाद आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फॉर्मेशन के साथ साथ दूसरे चीजों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यंग फीटस के अंदर जो है तो वो आपका लिवर ब्लड बना रहा होता है जब आपका 6 हफ्तों से टिल बर्थ टाइम हो जाता है, ठीक है। तो लिवर जो सा होता है वो फीटल लाइफ के अंदर आपका मेजर साइट रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है ना। अब 6 हफ्तों में जो बर्थ तक आपका जो ब्लड है वो जिगर जो है वो क्यों बना रहा होता है? बिकॉज आपके 6 हफ्तों बाद लिवर डेवलप होता है, मेच्योर होता है, हिमेटोपोइसिस करता है, और योग सैक जो है वो ग्रेजुअली ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मेजर हिमेटोपोइटिक ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फीटल हेरिथ्रोपोइसिस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेजर हिमेटोपोइटिक ऑर्गन इन फीटल हेमेटोपोइसिस इज लिवर। ये बात याद रखना। अर्ली डेवलप हो जाता है, रैपिडली जो है वो ग्रो करता है, जो ब्लड सेल्स के प्रिकर्सर्स होते हैं उसके लिए इन्वायरमेंट को सपोर्ट करता है। बिकॉज बोन मैरो अभी मैच्योर नहीं होती, तो लिवर टिल बर्थ तक आपका जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। एग्जाम के अंदर किस तरीके से पूछा जा सकता है व्हाट इज द मेजर साइट ऑफ फीटल हिमेटोपोइसिस, तो आपने बताना है लिवर। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द टेम्परेरी स्ट्रक्चर या व्हाट इज द अर्लीस्ट साइट ऑफ फीटल हिमेटोपोइसिस, तो आपने बताना है योग सैक। ये दोनों आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने, ये कई बार जो है वो एनआरई के अंदर पूछे जा चुके हैं। व्हाट इज द मेजर साइट ऑफ फीटल हिमेटोपोइसिस, तो बताना है लीवर। और अगर पूछे व्हाट इज द मेजर अर्लीस्ट साइट, तो आपने बताना है योग सैक, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि यंग लीवर जो है वो आपका सिंथेसाइज कर रहा है ब्लड को, तो आपने बताना है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीटल लिवर हिमेटोपोइसिस। क्लियर? योग सैक और लिवर आपको क्लियर हो गया? कोई पॉइंट जो आपको रहता हो? जी बच्चों, कोई पॉइंट जो रहता हो? क्लियर हो रहा है यार? सारे बच्चे आंसर करें। योग सैक और लिवर हो गया, शाबाश मैया, मारो। वो चंटी बंटी कहाँ है? एमल, बासित, तुम दोनों ने जवाब नहीं देना? ठीक है।
भाई ये दोनों चंटी बंटी हैं दोनों। अच्छा जी। अच्छा बिलाल भाई भी आए हुए हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, अब बात करते हैं आगे स्प्लीन की। स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन वो कहता है कि 10 से 28 हफ्ते तक जो सा वो होता है रिस्पॉन्सिबल हो रहा होता है। आप कहेंगे जब लीवर काम कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर 6 हफ्ते से लेके टिल आपकी जो सा वो बर्थ तक, तो क्या जरूरत है कि स्प्लीन भी जो सा रिस्पॉन्सिबल हो? याद रखिए, स्प्लीन को वैसे आप उर्दू में अगर आपको मैं बता दूं तो तिल्ली कहते हैं, जो कि आपके लेफ्ट अपर abdomen के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? और एक लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। क्या होता है आपका? एक लिम्फॉइड ऑर्गन। ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अब एडल्ट लाइफ के अंदर जो स्प्लीन होता है वो आपकी जो ओल्ड आरबीसीज होते हैं उनको क्या कर रहा होता है? रिमूव कर रहा होता है। डैमेज आरबीसीज को फिल्टर कर रहा होता है। और जो ब्लड बॉर्न बैक्टीरियाज होते हैं उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, जो स्प्लीन होता है। फीटल जो स्प्लीन होता है वो टेम्परेरी तौर पे ब्लड की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा होता है। यानी कि जिस तरह योग सैक 2 हफ्तों के लिए लिवर को सपोर्टिव रोल प्रोवाइड कर रहा था, ऐसे ही 10 से 28 हफ्ते तक स्प्लीन यानी कि आपकी जो तिल्ली है वो आपकी जिगर को सपोर्टिव रोल प्ले कर रहा होता है कि चलो यार आप भी आरबीसीज बना लें, मैं भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देता हूँ आपको आरबीसीज बनाने के अंदर हेल्प कर देता हूँ। लेकिन जो स्प्लीन का मेजर काम है, जो स्प्लीन का मेजर काम है वो आपका क्या है? ओल्ड आरबीसीज को रिमूव करना आपकी बॉडी से, डैमेज आरबीसीज को फिल्टर करना, ब्लड बॉर्न बैक्टीरियाज के अगेंस्ट क्या बनाना? इम्यूनिटी बनाना। क्या बनाना? इम्यूनिटी बनाना। प्लेटलेट्स को स्टोर करना, प्लेटलेट्स को स्टोर करना, यह आपका स्प्लीन का मेजर काम होता है। लेकिन अगर फीटल स्प्लीन की बात की जाए तो याद रखें 10 से 28 हफ्ते तक आपका जो स्प्लीन होता है वो कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव रोल, सेकेंडरी रोल, टेम्परेरी रोल जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। यहाँ पे आप बेशक यहाँ सेकेंडरी रोल आप लिख लें। ठीक हो गया? नेक्स्ट वो बात करता है बोन मैरो की, मेजर चीज जो अब आई है। याद रखें एक लफ्ज होता है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस। एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस, ये आपने एक वर्ड सुना होगा। याद रखें अगर अडल्ट में, बच्चों में नहीं, अगर अडल्ट में नॉर्मली जो ब्लड सेल्स हैं वो बोन मैरो में बनने की बजाय अगर कहीं और बनना स्टार्ट कर दें, अगर किसी बीमारी की वजह से वो बोन मैरो से बाहर यानी कि लिवर और स्प्लीन में बनना स्टार्ट कर दें, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा मेडुलरी पोइसिस। एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस। एडल्ट लाइफ में, बच्चों की लाइफ में नहीं कह रहा। एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है? बाहर। मेडुलरी का क्या मतलब होता है? बोन मैरो। हिमेटोपोइसिस का क्या मतलब होता है? ब्लड फॉर्मेशन। यानी बोन मैरो के बाहर कोई भी फॉर्मेशन होगी आरबीसीज की एडल्ट लाइफ में, हम उसको कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस। ये एक्स्ट्रा हेमेटोलरिपोइसिस हमेशा बीमारी की वजह से हो सकता है। वैसे ही बीमारियां हम आगे जाके पढ़ेंगे, माइलोफिब्रोसिस, थैलेसीमिया मेजर, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, बोन मैरो फेलियर, मैरो इन्फिल्ट्रेशन, ये सारी चीजों के अंदर हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस। जी बच्चों, स्प्लीन क्लियर हो गया, योक्सा क्लियर हो गया, लिवर क्लियर हो गया। ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में ना आया हो, बोन मैरो को हम अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये 3 चीजें क्लियर हो गई है ना? अब बोन मैरो को कहता है कि 18 वीक टू एडल्ट, 18 हफ्तों से जब तक, यानी कि स्टिल आप, अभी तक जहां पे आप हैं, मैं हूं, जितने भी बच्चे हैं, अब सारों के अंदर बोन मैरो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बोन मैरो जो होता है वो बोन्स के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं ना, वहां पे आपके ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं। ठीक है? जो आपके सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, आपकी फॉर एग्जाम्पल ये बोन है, बोन के अंदर जो आपके सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, इन सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर, इन सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर आपके क्या बन रहे होते हैं? आरबीसीज। ठीक है? अब बोन मैरो की टाइप्स क्या होती हैं? किसी को पता है बोन मैरो की टाइप्स कितनी होती हैं? 1 2 3, कोई तुक्का लगाओ। 1 2 3 कितनी होती हैं? एनीवन? किसी ने पढ़ी हो? बिलाल अकबर, शाबाश बिलाल। 2 टाइप्स होती हैं। बिलाल कौन कौन सी 2 टाइप्स होती हैं?
जल्दी 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 जल्दी, भूला हूं। अच्छा जी, एक होती है रेड बोन मैरो, एक होती है येलो बोन मैरो। कौन सी होती है? एक रेड बोन मैरो और एक आपकी कौन सी होती है? येलो बोन मैरो। रेड और येलो, याद रहेगा। रेड बोन मैरो जो होता है वो आपके एक्टिव ब्लड फॉर्मिंग मैरो होती है। कौन सी होती है? एक्टिव ब्लड फॉर्मिंग बोन मैरो, जिसके अंदर आपके कौन कौन से सेल्स बने होते हैं? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। अब ये तो नहीं है कि ना पूरी जिंदगी अब सिर्फ आरबीसीज ही बनते रहेंगे, ऑफ कोर्स डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स भी तो बनेंगे ना। येलो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? इसके अंदर आपके जो फैट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? फैट आपके क्या हो जाते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। इस ये लेस एक्टिव होती है जो येलो बोन मैरो होती है, और सिवियर नीड पे जो येलो मैरो होती है वो रेड मैरो के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि इमरजेंसी कंडीशन के अंदर जो येलो बोन मैरो है वो आपकी रेड के अंदर चेंज हो सकती है, अगर आपकी रेड बोन मैरो खराब हो जाए तो। ठीक है। बोन मैरो का क्या काम होता है? आपकी डब्ल्यूबीसीज बनाना, आरबीसीज बनाना, प्लेटलेट्स बनाना और स्टेम सेल्स को मेंटेन करना। ठीक हो गया। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 18 हफ्तों के बाद आप पूछ सकते हैं कि 18 हफ्तों के बाद ही बोन मैरो क्यों बनता है? 10 हफ्ते बाद भी तो बन सकता है। अब 18th वीक के अराउंड जो फीटल बोन्स होती हैं और जो मैरो एक्टिविटीज होती हैं वो डेवलप हो चुकी होती हैं। क्लियर? 18 हफ्तों पे आपकी बोन्स और आपकी मैरो एक्टिविटी डेवलप हो चुकी होती है। इसके बाद जो जो मैरो होती है वो हेमेटोपोइसिस स्टार्ट कर देती है। इनिशियली तो लिवर आपका स्टिल इंपॉर्टेंट होता है ना टिल बर्थ, लेकिन 18 हफ्तों के बाद ये ऐसा 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 बनाना स्टार्ट कर देती है, और बर्थ के बाद आपकी एडल्ट लाइफ में आपका बोन मैरो जो सा होता है रिस्पॉन्सिबल होती है। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि एडल्ट एक्टिव बोन मैरो कहाँ पे होती है? कोई बता सकता है किन किन स्ट्रक्चर्स के अंदर आपकी रेड मैरो पाई जाती है, जिसके अंदर आपके आरबीसी बने होते हैं? यानी कि इस टाइम आपकी कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जहां पे आपकी बोन एक्सीलेंट, बिलाल अकबर बोन, जी, मारूख, जी बताएं। ऐसे कौन से स्ट्रक्चर हैं जिसके लॉन्ग बोन्स? शाबाश। जी, अच्छा चलिए। वर्टिब्रा, रिब्स, स्टर्नम, पेल्विस, स्कल, प्रॉक्सिमल फीमर, प्रॉक्सिमल ह्यूमरस। ये राइट डाउन कर लें। बोन मैरो इनके अंदर आपके पास आपको मिलती है। ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे, मैंने आपको 3 एग्जाम क्लूज इंपॉर्टेंट बताए हैं, कोई आपसे ये पूछे कि अर्लीस्ट साइट कौन सी होती है तो आपने बताना है योग साइट। मेजर जो साइट होती है ड्यूरिंग फ्यूटल डेवलपमेंट, नॉट एडल्ट, मेजर साइट कौन सी होती है तो बताना है लिवर। कोई आपसे ये पूछे कि परमानेंट ब्लड फैक्ट्री कौन सी होती है तो आपने बताना है बोन मैरो इनटू द अडल्ट। ठीक हो गया। योग सैक, लिवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो। जी बच्चों, यहां तक क्लियर है? अर्लीस्ट क्या कर रहा है? योग सैक। अर्लीस्ट क्या है? योग सैक। मेजर फीटल साइट कौन सी है? लिवर। अडल्ट में कौन से है? बोन मैरो। टेम्परेरी हेल्पर स्ट्रक्चर कौन सा है? स्प्लीन। हाँ बच्चों, क्लियर है? फीटल एरिथ्रोपोइसिस आपको क्लियर है? ये 4 स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको 1000 जगहों पे काम आएंगे, इसलिए मैं थोड़े से डिटेल से आपको बताया, बल्कि काफी डिटेल से बता दी। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पॉइंट है जो रह गया हो। एनीवन, जल्दी बताएं। क्लियर है आपको? फिर हम स्टार्ट करते हैं हीमोग्लोबिन की डेवलपमेंट को। मारुक जी। बिलाल, थाइमस जो सा होता है ना, आपकी जो इम्यून डेवलपमेंट होती है ना, इम्यून डेवलपमेंट के अंदर जो सा है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है आपका थाइमस। यानी कि आपके जो टी सेल्स होते हैं, आपकी जो इम्यून सिस्टम की फॉर्मेशन के अंदर आपको जो थाइमस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज नॉट अ बोन, इट इज एक्चुअल नॉट अ बोन। ठीक है ना, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपकी इम्यून डेवलपमेंट, इम्यून स्ट्रक्चर्स की जो फॉर्मेशन है टी सेल्स उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यार कोई क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस 4 टॉपिक्स, ये कोई भी ऐसा क्वेश्चन है वो आप पूछ लें प्लीज।
फिर हम स्टार्ट करते हैं हीमोग्लोबिन डेवलपमेंट, जल्दी करें। क्लियर है? क्लियर, ठीक है। हीमोग्लोबिन डेवलपमेंट के अंदर याद रखें, हीमोग्लोबिन डेवलपमेंट यानी कि हीम और ग्लोबिन। हीम का मतलब क्या होता है? आयरन। आयरन प्लस ग्लोबिन का क्या मतलब होता है? आपकी प्रोटीन चेन। प्रोटीन चेन। अब हीमोग्लोबिन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो चार ग्लोबिन चेन्स के ऊपर होता है। क्या होता है? चार ग्लोबिन चेन्स और चार हीम ग्रुप से मिलकर जो सा वो बन रहा होता है। इसको इजी बना लेते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है। एनीवन, किसी को पता हो हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है? बच्चों, हीमोग्लोबिन का जो फंक्शन होता है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो लंग्स और प्लेसेंटा से बाइंड करता है। ऑक्सीजन को प्लेसेंटा और आपके लंग्स के साथ बाइंड करता है। ऑक्सीजन को टिश्यूज तक लेके जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड को आपके रेड कलर अगर कोई प्रोवाइड करता है तो वो आपका हीमोग्लोबिन प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन आपके एसिड बेस की बफरिंग में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम आगे जाके इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे रीनल सिस्टम के अंदर। तो फीटल के अंदर हीमोग्लोबिन की डेवलपमेंट क्यों होती है? आप कहें कि सर हीमोग्लोबिन की डेवलपमेंट क्यों है, ऑलरेडी आरबीसीज बन रहे हैं। बात यह है कि फीटस को ऑक्सीजन जब आपकी मदर से मिल रही होती है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, उस टाइम जो फीटस की हीमोग्लोबिन होती है वो ऐसी चीज आपके पास होनी चाहिए जो माँ से ऑक्सीजन लेके बच्चे को प्रोवाइड कर सके। तो हीमोग्लोबिन, ये जिसको हम फीटल हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो उसके पास ऑक्सीजन अफिनिटी, ऑक्सीजन अफिनिटी यानी कि ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को पकड़ना, ऑक्सीजन को बच्चे तक पहुंचाना, ऑक्सीजन को बच्चे को प्रोवाइड करना, हीमोग्लोबिन के पास उसकी एबिलिटी होती है। ठीक है, इसलिए हीमोग्लोबिन डेवलपमेंट होना जरूरी है बच्चों में कि वो ऑक्सीजन बच्चे को प्रोवाइड कर सके। अब आपने कभी ये पढ़ा है एम्ब्रियोनिकल ग्लोबिन्स? ये दोनों क्या होते हैं, किसी को पता है ये दोनों चेन्स कौन सी होती हैं? एनीवन, किसी ने पढ़ा हो एम्ब्रियोनिकल जो चेन्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? एम्ब्रियोनिक ग्लोबिन्स, इनका पता है आपको ये तो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं दोनों? एनीवन? बच्चों, ये वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम कहते हैं जीटा चेन और एप्सिलॉन चेन। क्या कहते हैं? जीटा चेन और एप्सिलॉन चेन। क्लियर? अब ये दोनों जो से स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम एम्ब्रियोनिक ग्लोबिन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि एडल्ट यानी कि आपकी जो फीटल या एडल्ट टाइप के अंदर अभी जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी प्रोडक्शन नहीं होती। वो आपकी इमीडिएटली तौर पे ये दोनों हीमोग्लोबिन आपको अवेलेबल नहीं होते। इसलिए अर्ली ऑन जैसे हमारा योग सैक रिस्पॉन्सिबल था, ऐसे ही ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो इम्ब्रोनिकल ग्लोबिन्स होते हैं, जीटा और एप्सिलॉन, ये दोनों जो होता है वो अर्ली ऑन रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो दोनों ये स्ट्रक्चर्स होते हैं ये हमें अर्ली ऑन स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, फंक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन आफ्टर दैट जब फीटल हीमोग्लोबिन बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं HbF, जिसके अंदर दो किस्म की जो है वो चेन्स होती हैं, दो अल्फा और दो गैमा। दो अल्फा और दो गैमा। अब अल्फा चेन जो सी होती है वो आपकी फीटल और एडल्ट दोनों हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अल्फा ऑलवेज ए से अल्फा और ए से ऑलवेज, दोनों आपके बच्चों के अंदर भी होगी और आपकी बड़ों के अंदर भी होगी। जो गैमा चेन्स होती हैं वो आपकी फीटल हीमोग्लोबिन की स्पेशल चेन्स होती हैं, जिसकी जो बीटा चेन्स के साथ हमने कंपैरिजन करना होता है। क्यों? जो गैमा चेन्स होती हैं उसके अंदर जो 2,3-BG उसके साथ आपके साथ जो है वो आपका वीकली जो है वो आपको बाइंड करवा रहा होता है, जिससे आपकी जो हीमोग्लोबिन फीटल है वो ऑक्सीजन को ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड कर सकता है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन जो बच्चा होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन फीटल क्यों नीड होती है? क्योंकि फीटल जो लंग्स होते हैं, आपके जो फीटस के लंग्स होते हैं वो आपके यूज नहीं कर रहे होते, यानी कि बच्चों के अंदर लंग्स तो डेवलप नहीं हो रहे होते।
अगर डेवलप जब हो जाते हैं तब भी वो यूज नहीं होते। तो इसलिए जो फीटस होते हैं वो आपके लंग्स जो होते हैं वो यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए ऑक्सीजन जो होता है वो मदर की ब्लड से प्लेसेंटा के थ्रू आती है। और अगर फीटल हेमोग्लोबिन जो मदर के अंदर हीमोग्लोबिन से ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग बाइंड कर रहा होता है ऑक्सीजन के साथ, तो वो ऑक्सीजन को जो है वो स्ट्रांगली जो होता है वो बाइंड करके बच्चों को जो है वो पहुंचा रहा होता है। इसीलिए जो हीमोग्लोबिन फीटल है उसके पास ऑक्सीजन की अफिनिटी जो होता है वो बहुत ज्यादा हो रही होती है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि इट कंटेन्स अल्फा एंड गैमा। ठीक है ना। और इसके अंदर आपकी गैमा चेन इसलिए होती है क्योंकि गैमा चेन्स की वजह से आपकी जो हीमोग्लोबिन फीटल है उसकी 2,3-बीजीपी की जो बाइंडिंग है वो आपकी वीक हो रही होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्डिंग है वो आपकी स्ट्रांग हो जाती है। क्लियर। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज हीमोग्लोबिन फीटल तो आपने बताना है इट डिपेंड ऑन अल्फा एंड गैमा। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इट कंटेन तो आपने बताना हाई ऑक्सीजन अफिनिटी। और अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अल्फा बीटा एंड गैमा तो आपने बताना गैमा आपकी फीटल चेन होती है और बीटा आपकी अडल्ट के अंदर होती है। और अल्फा दोनों में होती है कि अल्फा आपकी अडल्ट में भी होती है और बच्चों में भी होती है। इट शोज ऑलवेज। नेक्स्ट वो कहता है अडल्ट हीमोग्लोबिन। अडल्ट हीमोग्लोबिन में आपके अल्फा चेन्स होती हैं और बीटा चेन्स होती हैं। अल्फा मैंने आपको रोल बता दिया है। बीटा चेन्स जो से होती हैं वो आपकी अडल्ट हीमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि बच्चा पैदा होने के बाद जो गैमा चेन्स होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती हैं और बीटा चेन्स आपकी ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है, तो बर्थ के बाद अब देखें हीमोग्लोबिन अडल्ट क्यों बनना स्टार्ट हुआ, क्योंकि बर्थ के बाद जो बेबी होता है उसका लंग्स आहिस्ता आहिस्ता यूज करना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए जो ऑक्सीजन होती है वो आपकी जो डिमांड होती है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए या ऑक्सीजन की जो डायरेक्टली लंग से जो वो ब्लड आता है उसके अंदर आपके जो हीमोग्लोबिन फीटल है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो हीमोग्लोबिन अडल्ट है, ठीक है, तो वो आपकी अडल्ट लाइफ के अंदर रिस्पॉन्सिबल हो रहा होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो अडल्ट है वो टिश्यूज में से जो है वो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करने के लिए जो है वो बेटर अडॉप्ट किया जाता है। वो कैरी करने के लिए किया जाता है फीटल हीमोग्लोबिन और ये आपका अडॉप्ट करने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अडल्ट हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो बर्थ के बाद बेबी जो है वो प्लेसेंटा पे जो है वो डिपेंड नहीं होता। बेबी जो है वो लंग से ऑक्सीजन ले रहा होता है और इस स्टेज के ऊपर आपकी जो हीमोग्लोबिन एडल्ट है वो डोमिनेंट हो जाता है जिसमें आपके अल्फा और बीटा चेन्स होती हैं और गैमा की जगह आपकी क्या आ जाती है, बीटा चेन्स आ जाती है। क्लियर। बच्चे 2,3-बीजी जो है 2,3-बीजी का जो फंक्शन होता है ना वो हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन एफिनिटी है ना, हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन एफिनिटी है उसको डिक्रीज कर रहा होता है। ठीक है ना, और ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए प्रमोट कर रहा होता है। अगर वो उसकी बाइंडिंग जो सी होती है वो रहे तो ऑक्सीजन किस तरह से कैरी करके वो प्रमोट कर सकता है। इसीलिए जो 2,3-बीजी है बीजी बीपीजी है वो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की जो अफिनिटी है ना उसको डिक्रीज कर रहा होता है और ऑक्सीजन को रिलीज करने पे प्रमोट कर रहा होता है। ये हम आगे अभी पढ़ेंगे। ये अभी नीचे सारा लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है सारा, परेशान ना हो। क्लियर। अच्छा, अब हीमोग्लोबिन जो फीटल है, अब इसके आगे टेंशन है ले, अभी मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, इसका परेशान नहीं होना। ये भी जब ये पूरा पेज हो जाएगा, ये भी 4-5 लाइन है, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। उसके बाद सारी आपको जो क्लियर है, जो क्वेश्चनिंग्स हैं वो आपके इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट वो कहता है कि हीमोग्लोबिन जो फीटल है वो कंटेन करता है हायर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन ड्यू टू लेस एविड बॉन्डिंग ऑफ 2,3-बीपीजी। अभी मैंने आपको बताया कि जो हीमोग्लोबिन होते हैं आपकी फीटल जो हीमोग्लोबिन होता है वो स्विच कर जाता है हीमोग्लोबिन ए के अंदर। ठीक है, और हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर जो गैमा होते हैं वो डिक्रीज हो जाता है आफ्टर बर्थ और बीटा इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जो अल्फा होता है वो हमेशा जो सा वो आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब इसके अंदर जब हमारी बॉडी के अंदर जो फीटल जो अडल्ट होते हैं, जो फीटस होते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन की जो अफिनिटी होती है वो क्या होती जाती है, हाई हाई होती है एज कम्पेयर टू बिकॉज ऑफ लेस बर्निंग ऑफ 2,3-बीजी। अब 2,3-बीजी कम होगा, ऑक्सीजन को वो सपोर्ट करने में वो अलाउ करेगा हीमोग्लोबिन फीटल को टू एक्सट्रैक्ट द ऑक्सीजन फ्रॉम द मेटरनल हीमोग्लोबिन, यानी कि फ्रॉम द मेटरनल हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन है वो उसको प्रमोट करने के लिए जो है वो आपका हेल्प आउट कर रहा होता है। ठीक है, फ्रॉम द
फिटल टू अडल्ट हीमोग्लोबिन, यानी कि आपका जो अल्फा चेंज होती हैं वो आपकी जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसमें भी होती हैं और एडल्ट के अंदर भी होती हैं। इसी वजह से आपकी जो सी बॉडी के अंदर मैटरनल हीमोग्लोबिन होती है वो आपकी ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करती है, 2,3-बीजीपी को रिमूव करती है और ऑक्सीजन को प्रमोट करने के लिए जो सा वो हेल्प आउट करती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि हीमोग्लोबिन की स्विचिंग क्यों होती है। याद रखें कि बर्थ के बाद आपकी जो बेबी का जो प्लेसेंटा है वो ऑक्सीजन नहीं लेता, तो बेबी जो है वो लंग से ऑक्सीजन लेना स्टार्ट कर देता है। दैट्स वाई जो हीमोग्लोबिन है उसके टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन रिलीज भी करना होता है। अब जो टिश्यू रिलीज करना होता है उसकी एबिलिटी अडल्ट हीमोग्लोबिन के पास होती है, फीटल हीमोग्लोबिन के पास नहीं होती। क्लियर? हाँ बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है फ्रॉम द मैटरनल हीमोग्लोबिन एंड अक्रॉस द प्लेसेंटा एंड इज अ फॉर्म ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। इसको आपने इस तरीके से याद रखना है कि आपकी जो 2,3-बीजीपी होती है, यानी कि फीटल लाइफ के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोग्लोबिन फीटल होता है, जिसके जो अफिनिटी होती है, ऑक्सीजन की अफिनिटी होती है वो अडल्ट एचबीएस से ज्यादा होती है। क्योंकि जो हीमोग्लोबिन फीटल होता है उसके पास 2,3-बीजी जो है वो वीकली बाइंड कर रहा होता है, दैट्स वाई वो ऑक्सीजन को ज्यादा कैरी कर रहा होता है। अब 2,3-बीजी जो होता है वो नॉर्मली हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन अफिनिटी है वो कम कर देता है, ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज को प्रमोट कर देता है। लेकिन जो हीमोग्लोबिन फीटल होता है उसके पास आपकी गैमा चेन्स की वजह से 2,3-बीजी वीक बाइंड कर रहा होता है, और इससे जो आपकी हीमोग्लोबिन जो फीटल है उसके ऑक्सीजन की जो स्ट्रांगली बाइंडिंग है वो आपकी स्ट्रांग होती है, और प्लेसेंटा से आपकी जो मदर है वहां से प्लेसेंटा से मदर से आपके ऑक्सीजन लेके वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। अब अडल्ट लाइफ के अंदर हीमोग्लोबिन जो अडल्ट होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा और बीटा। अब अडल्ट में आपकी जो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन अडल्ट 2 होते हैं जिसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा और गैमा। ठीक है, अब HbA2 जिसे हम बीटा थैलेसीमिया ट्रेट के अंदर जो है वो आपको बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा होता है। तो बर्थ के बाद जो हीमोग्लोबिन होता है वो स्विच कर जाता है, जिसके अंदर आपके गैमा चेन जो होते हैं वो आपके डिक्रीज हो जाते हैं, बीटा चेन इंक्रीज हो जाते हैं, और उसके बाद आपकी जो ऑक्सीजन डिमांड है वो आपकी फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज वो आपकी पूरी हो जाती है। मैं आपको एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। एम्ब्रियो लाइफ है, एम्ब्रियो लाइफ में कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जीटा और एप्सिलॉन। उसके बाद आपकी क्या आ जाती है, फीटस। फीटस के अंदर क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन फीटस, इसके अंदर क्या होते हैं, अल्फा 2 और 2। फिर इसके बाद इसके ये क्या कर होते हैं, वीक होते हैं, बाइंडिंग होती है 2,3-बीपीजी के साथ, इनकी बाइंडिंग क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से इनके पास ऑक्सीजन की जो अफिनिटी होती है, ऑक्सीजन की जो अफिनिटी होती है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इसके बाद बच्चा, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो जो गैमा चेन्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डिक्रीज, उसकी जगह जो बीटा होती हैं वो इंक्रीज। इसके बाद जो हीमोग्लोबिन एडल्ट है उसके अंदर अल्फा 2 बीटा 2 जो है वो आपके क्या हो जाते हैं, डोमिनेंट हो जाते हैं। और इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन एडल्ट 2 जिसके अंदर अल्फा 2 बीटा 2 जो होते हैं वो स्मॉल सी अमाउंट के अंदर जो है वो आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं। ये बेसिकली आपके ट्रेड्स यानी कि आपके बैक साइड फ्रॉम द फैमिली जो है वो आपको मिलते हैं। क्लियर? ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ, ये पेज आपका क्लियर हुआ? एनीथिंग जो कोई क्वेश्चन ऐसा रहता हो, सारा कुछ रिपीट कर दूं? ये भी रिपीट मैंने कर तो दिया। जी बच्चों, जल्दी बताएं। इस ऑलरेडी 40 मिनट हमने सिर्फ एक पेज पे लगा दिया, आगे भी पढ़ना है हमने। क्लियर? हाँ जी, यार सारे बताओ, जल्दी बताओ। क्लियर हो गया है? कहीं पे पॉइंट रहता है तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, अभी क्वेश्चनिंग भी रहती है, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। क्लियर? नूर क्लियर, शाबाश, बिलाल क्लियर। तो यार चिंटू मिंटू तुम लोग सोए हुए हो? एमल, बासित, हाँ शाबाश। अच्छा, चलें जी, मेरा टाइम खत्म हुआ, अब आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो गया। मुझे ये बताएं कि फीटल एरिथ्रोपोइसिस के अंदर अर्लीस्ट ब्लड फॉर्मेशन कहाँ से हो रही होती है, जल्दी जल्दी जवाब देते जाएं मुझे। अर्लीस्ट फीटल फॉर्मेशन कहाँ से हो रही होती है, व्हाट इज द अर्लीस्ट
फीटल फॉर्मेशन सोर्सेज, एक्सीलेंट। योग सैक। मुझे ये बताएं योग सैक का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, जल्दी। टाइम पीरियड कितना होता है योग सैक का? 3 एक्सीलेंट। मुझे ये बताएं कि लिवर आपका जो बॉडी के अंदर जो मेजर फीटल साइट है जहां से आपका आरबीसी बन रहा होता है तो वो कौन सा होता है? जी बच्चों, शाबाश मारूफ, शाबाश, शाबाश नूर, बासित, बिलाल, शाबाश, एमल, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे। मुझे ये बताएं कि लिवर का जो फीटल हिमेटोपोइसिस का पीरियड होता है वो 6 हफ्ते से लेके कब तक होता है? 28 हफ्ते तक होता है या 38 हफ्ते तक होता है? जी ठीक है, बासित ने बताया बर्थ, अंटिल बर्थ, बर्थ, एक्सीलेंट मारूफ, बिलाल, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि स्प्लीन का जो अडल्ट फंक्शन है वो क्या होता है? सपोर्टिव होता है, टेम्परेरी होता है, सेकेंडरी होता है या परमानेंट होता है? स्प्लीन का फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? सपोर्टिव, एक्सीलेंट, टेम्परेरी, एक्सीलेंट, बिलाल बहुत अच्छे, एमल, मारूख, नूर। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक्स्ट्रा मेडुलर हिमेटोपोइसिस एक्चुअली क्या होती है? एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस आपकी क्या होती है? अदर देन, शाबाश, और साइड, बहुत अच्छे, समाविया बहुत अच्छी, मारूख और साइड बोन वायरस बहुत अच्छे, शाबाश। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके एम्ब्रियोनिक ग्लोबिन चेन्स, मैं फीटल की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट आर योर एम्ब्रियोनिक ग्लोबिन चेन्स, बताएं कौन सी होती हैं एम्ब्रियोनिक ग्लोबिन चेन्स, कौन सी होती हैं बच्चे? शाबाश नूर, एप्सिलॉन जीटा, एक्सीलेंट समाविया, मारूफ बहुत अच्छे, शाबाश। एप्सिलॉन और जीटा आपकी एम्ब्रियोनिक ग्लोबिन चेन्स होती हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो हीमोग्लोबिन फीटल है उसके अंदर ऑक्सीजन की अफिनिटी ज्यादा क्यों होती है? एनी रीजन? हीमोग्लोबिन फीटल के अंदर ऑक्सीजन की अफिनिटी ज्यादा क्यों होती है? बिकॉज ऑफ वीक टू बीपीजी, एक्सीलेंट समाविया, बिकॉज ऑफ वीक टू बीपीजी बाइंडिंग। भाई जब हीमोग्लोबिन की जो 2,3 बीपीजी है वो डिक्रीज होता है तो ऑक्सीजन रिलीज करता है, प्रमोट करता है हीमोग्लोबिन फीटल, डिपेंड है आपके टिश्यूज को प्रोवाइड करने के लिए हीमोग्लोबिन अडल्ट होगा क्योंकि लंग्स फॉर्मेशन हो गई है, लंग्स वर्किंग में आ गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर इफिनिटी की बात की जाए, कैरिंग की बात की जाए तो आपका हीमोग्लोबिन फीटस रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि उसके साथ बाइंडिंग कम होती है, ठीक है। ठीक है जी, 2 मिनट की सिर्फ ब्रेक ले लें, मैं जरा पानी पी लूं, सिर्फ 2 मिनट। नेक्स्ट जी बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स की। ये आसान से हैं, ठीक है, इस पे थोड़ा सा सिर्फ फोकस करना है आपने, एक दो आपको समझ आ गई तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट है वो आपको अच्छे से जो है वो समझ आ जाएंगे, ठीक है। देखिए हमारी बॉडी के अंदर 2 किस्म के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, एक एबीओ, ठीक है, जो हम अमूमन बता रहे होते हैं कि यार मेरा ब्लड ग्रुप तो ए है, मेरा तो ब्लड ग्रुप बी है, ये मेरा ग्रुप ब्लड ग्रुप ए भी है। तो 2 किस्म के ब्लड ग्रुप के सिस्टम्स होते हैं, एक एबीओ और एक आरएच क्लासिफिकेशन। अब जो ब्लड ग्रुप का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसीज की सरफेस है उसके ऊपर कौन से एंटीजन जो है वो प्रेजेंट है, उसकी बेसिस के ऊपर आपको डिसाइड करता है कि आपके आरबीसीज की जो सरफेस टाइप है वो क्या है, ए है, बी है, ए बी है या ओ है। तो ब्लड ग्रुप का क्या मतलब होता है कि आपकी जो ब्लड की टाइप है यानी कि आपकी जो आरबीसीज है उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर कौन सा एंटीजन है और उसकी जो बेस है उसके ऊपर जो है वो आप डिसाइड करते हैं। अब आरबीसीज की सरफेस एंटीजन क्या होती है, यानी कि एंटीजन एक ऐसा मार्कर होता है जो आरबीसीज की सरफेस के ऊपर होता है और इम्यून सिस्टम इस मार्कर को रिकॉग्नाइज करता है कि ये हमारा अपना बंदा है या बाहर का बंदा है, ठीक है। जैसे हमारे हॉस्टल के बाहर गार्ड खड़े होते हैं तो वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि यार ये हमारा अपना बंदा है या बाहर का बंदा है, ठीक है। जिस तरह कज्जे कज्जे खड़े होते हैं तो उसी तरीके से ये
आरबीसीज भी ये जो एंटीजन्स होते हैं हमारे आरबीसीज के, ये फॉर एग्जांपल आरबीसीज है, इसके ऊपर यहाँ पे एंटीजन अगर पड़ा हुआ है तो ये एंटीजन देखेगा कि हाँ यार ये अपना बंदा है, इसको आने दो। ब्लड ग्रुप ए है तो इसको आने दो। जहां पे उसने देखा बी, उसने वहीं पे छापा मार देना है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज जो होते हैं वो आपके फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के उस लिहाज से होते हैं। अब एक एक करके जो है वो हम पढ़ते हैं कि पहले पहला है ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए की जो आरबीसीज की टाइप होती है, ठीक है, यानी कि उसकी जो आरबीसीज की सरफेस है उसके ऊपर ए एंटीजन जो है वो प्रेजेंट होता है। ये आपके ऊपर क्या होते हैं, ए एंटीजन जो है वो प्रेजेंट होते हैं उसकी सरफेस के ऊपर। ठीक है, और ए एंटीजन का फंक्शन ये होता है कि बॉडी इसको एक अपना मार्कर समझ रही होती है, और बॉडी जो है वो इसके अगेंस्ट कोई भी अदर ब्लड ग्रुप हम देंगे उसके खिलाफ जो है वो लड़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्रुप एंटीजन यानी कि आरबीसीज के ऊपर आपके कौन से होते हैं, ए होते हैं। अब वो कहते हैं कि एंटीबॉडीज एंड प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा के अंदर एंटी कौन से एंटीबॉडीज होते हैं, आपने बताना है कि एंटी बी होते हैं। अब एंटी बी क्यों होते हैं भाई, एंटी ए क्यों नहीं होते? याद रखें कि जो ग्रुप ए वाला पर्सन है, अगर उसके पास ग्रुप जो एंटी बी है, यानी कि उसके पास बी एंटीजेंस नहीं होते। ठीक है, इसलिए अगर बी एंटीजेंस वाले आरबीसीज आपकी बॉडी के अंदर आएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंटी बी एंटीबॉडीज होती हैं प्लाज्मा के अंदर, वो उनको जाके एज ए इम्यून सिस्टम उनको फॉरेनर समझ के उन पे अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं। यानी कि अगर आपसे पूछे हमारी बॉडी के अंदर ए, यानी कि मेरा ए ब्लड ग्रुप है, तो मेरे अंदर एंटीजन कौन सा होगा, ए। अगर मेरे से ये पूछें कि आपके पास एंटीबॉडी कौन सी होगी, तो मैं बताऊंगा बी। अब एंटी बी के पास आईजीएम क्यों होता है? किसी को पता है कि आईजीएम ही क्यों हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं? आगे सारा लिखा हुआ है, एंटी ए के अंदर भी आईजीएम है, आईजीजी क्यों नहीं होते? कोई बता सकता है? जल्दी बताएं, कोई बता सकता है कि एंटी सिर्फ आईजीएम क्यों होते हैं? जल्दी नहीं आता तो बता दे, मैं बता देता हूँ। देखें, मेरी बात सुने, जो आईजीएम होता है ना, आईजीएम आपकी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता। आईजीएम आपकी बॉडी के अंदर सबसे लार्ज एंटीबॉडीज होती हैं। ये गलत कहते हैं कि जो आईजीजी होती हैं, आईजीजी सबसे ज्यादा होती हैं आफ्टर एक्सपोजर। लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए, पूरी जिंदगी के लिए किसी चीज को आपने अपने पास मेमोराइज करना है तो आईजीजी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन प्राइमरी इंफेक्शन के अंदर आपका आईजीएम होता है और वो सबसे ज्यादा होते हैं। प्लस आपकी जो आईजीएम होती है वो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करती। इसके अलावा आपका जो कॉम्प्लीमेंट है उसको जो है वो आपका एक्टिवेट कर देती है। इसके अलावा जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हैं उसके अंदर स्ट्रॉन्ग हेमोलाइसिस प्रोवाइड करी होती है कि अगर एंटी बी यानी कि बी ब्लड ग्रुप आया तो आईजीएम उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, हेमोलाइसिस कर देगी। ठीक है, अब एक और वो कहता है कि क्लिनिकल रेलिवेंस के अंदर कंपेटिबल आरबीसी टाइप क्या होते हैं, यानी कि ए, यानी कि मैं, मेरे अंदर ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे अंदर एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है, आईजीएम आईजीजी जो है वो सरफेस आईजीएम है। मैं किसके लिए कंपेटिबल हूं, यानी कि मैं कहां से ब्लड ले सकता हूं, मैं किससे ले सकता हूं? बिलाल का ब्लड ग्रुप है ओ तो मैं ले सकता हूं, एमएल का ब्लड ग्रुप है ए तो मैं उससे भी ले सकता हूं, लेकिन मैं बी से नहीं ले सकता बिकॉज मेरी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज, एंटी बी एंटीबॉडीज हैं, वो बी को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ ए से और ओ से ले सकता हूं, जिसको हम यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ ओ से ले सकता हूं या ए से ले सकता हूं, मैं और किसी से नहीं ले सकता। ठीक है, लेकिन मैं डोनेट किस किस को कर सकता हूं, मैं ए को भी कर सकता हूं, यानी कि मैं आप एमएल को भी कर सकता हूं, और मैं जो है वो मार्फ को भी कर सकता हूं, उसका ब्लड ग्रुप है ए बी। मैं ए बी को क्यों कर सकता हूं? आप कहें सर उसके अंदर तो ए बी है और बी भी है। भाई देखें, ए बी जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी, इसके अंदर अगर ए है ना तो उसके पास बी भी है ए भी है, तो ये दोनों ए से भी ले सकता है और बी से भी ले सकता है, लेकिन प्रोवाइड सिर्फ ए बी को ही कर सकता है। ये क्यों करता है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब ब्लड ग्रुप बी है,
सेम टू सेम वैसे ही आपने याद रखना है कि सरफेस एंटीजन क्या है, बी। एंटीबॉडीज क्या बन रही है, वहां पे एंटी बी थी, यहाँ पे क्या बनेगी, एंटी ए। एंड भाई देखो ना, जब ए ने बी को नहीं आने दिया, तो जो बी वाले हैं वो ए को आने देंगे, नहीं आने देंगे। तो इसीलिए जो बी है उसके खिलाफ क्या बनेंगे, एंटी ए। इसके अंदर भी आईजीएम होते हैं। अब बी वाले जो होते हैं वो कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं, ओ से भी ले सकते हैं। दे किसको सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं और ए बी को भी दे सकते हैं। अब आ जाते हैं ए बी के ऊपर। ए और बी की समझ आ गई है, इतना कोई खास वो नहीं है, मुश्किल नहीं है, समझ आ गई है, जल्दी बताएं। ए और बी की आपको समझ आ गई है, ठीक है। ए बी जो सा होता है उसके ऊपर आपके जो एंटीजन्स होते हैं, आपकी जो आरबीसी टाइप होती है वो होती है आर ए बी। क्या होती है, ए बी। अब ए बी जो सा होता है, जो ब्लड ग्रुप होता है, उसका मतलब होता है कि आपके आरबीसीज के ऊपर, सेल के ऊपर ए बी ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, ठीक है। अब प्लाज्मा में इसके किसी किस्म के कोई एंटीबॉडीज नहीं होते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्यों। अब पर्सन के जो आरबीसी होते हैं उसके पास ए और बी दोनों एंटीजन अपने अपने हैं। अगर बॉडी एंटी ए या एंटी बी बनाए तो आपके जो अपने आरबीसी होते हैं वो उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट हो जाएंगे। भाई देखे ना, एंटी ए किसको डिस्ट्रॉय कर रहा था यहाँ पे, बी को। एंटी ए बी के लिए था और बी यहाँ पर बन रहा था ए के लिए। यानी कि एंटी बी बी को नहीं आने दे रहा था, एंटी ए को नहीं आने, यानी कि एंटी ए, यानी कि मैं अगेंस्ट हूं ए के। अब यहाँ पे नन है, क्यों भाई, जब दोनों मेरे पास, मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, मैं ए से भी ले सकता हूँ, बी से भी ले सकता हूँ, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर किसी किस्म का भी एंटीबॉडी नहीं होगा। अगर मेरी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी होगा तो भाई ए वाला बी के साथ लड़ पड़ेगा और बी वाला ए के साथ लड़ पड़ेगा, कि दोनों के तो आपस में एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। तो इसलिए आरबीसी की सरफेस के ऊपर प्लाज्मा में एंटीबॉडीज नहीं होती जो अटैक कर सकें, ठीक है, वो अटैक कर सकें। अब इसके अंदर कंपैटिबल क्या है, कंपैटिबल क्या है, इसको हम एक और लफ्ज भी कहते हैं, दैट इट इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, तो तुम्हें बताना है ए बी है। भाई ये ए बी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। क्यों, इसके अंदर किसी किस्म की कोई एंटीबॉडी नहीं है, किसी किस्म की भी कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए ये ए बी से भी लेगा, ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ओ से भी लेगा। भाई जब अटैक का सिस्टम ही नहीं है तो उसके लिए आपको, हमारी बॉडी के अंदर वो कहता है भाई जेडी शय है तुम नहीं आओ, मतलब जो चीज है डाल दो, चाहे ए बी है, ए है, बी है, ओ है। हाउ लकी ए बी ग्रुप के जो पर्सन होते हैं वो, ठीक है। लेकिन दे सिर्फ ए बी को सकते हैं, बात फिर वही है, क्यों, क्योंकि साधारण बात है, अगर आप ए बी जो है उसके, साधारण बात है उसके अंदर एंटीजन तो है ना, एंटीजन ए और एंटीजन बी तो है। अगर आप ए वाले को दे दें, फॉर एग्जाम्पल आप, मेरा ब्लड ग्रुप ए था ना, मुझे आप ए बी दे दें, चलो ए और बी अगर आपने मुझे दिया, ए तो मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, ये बी क्या करेगा मेरे साथ, बी मेरे सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करेगा, वो कहेगा नहीं जी मैंने यहाँ पे रहना है, ठीक है। अगर आप बी वाले को दे दें ए बी, तो यहाँ पे आपका कौन कंप्रोमाइज करेगा, बी कंप्रोमाइज करेगा, लेकिन ए वाला कहेगा नहीं जी मैं तो थोड़ा ना लड़ना है, मैं तो नहीं रहने देना। इसलिए याद रखें ए बी आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, बट इट ओनली डोनेट टू ए बी ब्लड ग्रुप। ये पॉइंट क्लियर हुआ सब बच्चों को, ये पॉइंट सब बच्चों को क्लियर हुआ। जिस तरह भाभीियों को रिप्लाई करते हो ना वैसे करो, जल्दी जल्दी वाला, फौरन से सीन करके, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, बिलाल मर गया मुझे लगता है। अच्छा जी, फिर बात करते हैं ओ की। ए भी आपने पढ़ लिया, अब बात करते हैं ओ की। अब ओ जो सा होता है आपकी आरबीसी टाइप के ऊपर, जो सरफेस एंटीजन होती हैं आपकी ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर, आपका ए एंटीजन भी, ना ए एंटीजन होता है और ना ही आपका बी एंटीजन होता है, इसके ऊपर किसी किस्म का भी कोई एंटीजन नहीं होता।
ठीक है। अब इसके अंदर आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ओ ब्लड ग्रुप का मतलब होता है कि आरबीसी टाइप के ऊपर ए और ना बी, किसी किस्म का कोई एंटीजन नहीं है। यानी कि ओ ग्रुप का जो पर्सन है ना, वो बेचारा मायूस होता है कि मेरे पास ना एंटी ए है और ना एंटी बी है। तो जो ग्रुप पर्सन होता है उसके आरबीसी के टाइप के ऊपर ए बी एंटीजन एब्सेंट होते हैं, इसलिए इम्यून सिस्टम ए और बी दोनों एंटीजन को जो है वो आपका फॉरेन समझता है। इसके अंदर आपका एंटी ए भी होता है प्लाज्मा के अंदर और एंटी बी भी होता है। तो ओ ग्रुप जो होता है वो सिर्फ ओ से रिसीव कर सकता है। क्यों? क्योंकि ओ जो होता है उसके अंदर एंटी ए भी होता है और एंटी बी भी होता है, दोनों सिपाही खड़े होते हैं। ए ब्लड आया तो एंटी ए अटैक करेगा, बी आया तो एंटी बी अटैक करेगा, अगर ए बी आया तो ए बी को भी अटैक करेगा, एंटी ए और एंटी बी दोनों मिलके। ठीक है। इसीलिए ओ नेगेटिव को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट का कौन था? ए बी। और यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ। ठीक है। क्योंकि ओ नेगेटिव आरबीसीज के ऊपर ए एंटीजेंस नहीं होता है, बी एंटीजेंस नहीं होते और आर एच एंटीजेंस नहीं होते। ठीक है। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर आईजीजी होता है। ये क्यों है भाई? आईजीएम तो चलो सारों में देखा है ना, आईजीएम तो रिस्पॉन्सिबल है। भाई आईजीजी जो ओ मदर्स होती हैं जिनके अंदर ब्लड ग्रुप ओ होता है, उसके अंदर जो एंटी ए और एंटी बी का कुछ पार्ट आईजीजी जो है वो टाइप का हो सकता है। तो आईजीजी जो है वो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकते हैं। इसी वजह से जो ब्लड ग्रुप, जिन मदर्स का ब्लड ग्रुप ओ होता है ना, वो जो बच्चे फीटस है जिनका ए और बी जो पॉजिटिव होता है, उसके अंदर जो एबीओ हेमोलाइटिक डिजीज है ना, वो आपका करवा सकते हैं। ठीक है। तो एबीओ हेमोलाइटिक डिजीज आपकी आईजीजी की वजह से होती है, वो हम आगे जाके पढ़ते हैं। फिर आपकी आ जाती है आरएच की क्लासिफिकेशन। बच्चों आरएच की क्लासिफिकेशन के अंदर आपने सिर्फ ये याद रखना है कि आरएच सिस्टम के अंदर आरबीसी की सरफेस के ऊपर डी एंटीजेंस होते हैं। क्या होते हैं? डी एंटीजेंस। वही सेम टाइप आपने यहां से पढ़नी है, यही लाइंस। अब इसके ऊपर आर एच पॉजिटिव है और इसके ऊपर आर एच नेगेटिव है। क्या? अब देखें यहाँ पे आर एच जो डी एंटीजेंस है वो होते क्या है बेसिकली? डी एंटीजेंस आरबीसी की सरफेस का इंपॉर्टेंट एंटीजेंस होता है जो क्लिनिकली आपकी आईजीजी होती है और प्लेसेंटा जो है वो आपका क्रॉस कर सकती है। आर एच पॉजिटिव का क्या मतलब है? कि आपके जो आरबीसी सरफेस है उसके अंदर एंटी डी आर एच डी यानी कि जो डी है एंटीजन वो प्रेजेंट है। अब प्लाज्मा में जो एंटीजन है एंटी डी आपका नहीं होता आर एच पॉजिटिव। जो आर एच पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं, जो आर एच पॉजिटिव पर्सन होते हैं, उसके अंदर सरफेस एंटीजन पे डी होता है लेकिन उसके अंदर एंटी डी नहीं होता, एंटीबॉडीज प्लाज्मा के अंदर नहीं होती। क्यों? क्योंकि आर एच पॉजिटिव पर्सन के अंदर जो बॉडी के अपने एंटीजन होते हैं वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बना रही होती, इसलिए इसके अंदर एंटी डी नहीं बनते। क्योंकि ऑलरेडी वो कंटेन कर रहा है डी एंटीजेंस, तो इसलिए एंटी डी उसके एंटीबॉडीज नहीं बन सकते, हमारी बॉडी अपने खिलाफ नहीं लड़ सकती। ठीक है। इसके अलावा वो ये कहता है कि वो कंपेटेबल किस चीज से है? ठीक है ना। अब कंपेटेबल इस चीज से है कि वो आर एच पॉजिटिव से भी ले सकता है और आर एच नेगेटिव से भी ले सकता है, लेकिन डोनेट जो सा तो वो किसको कर सकता है? सिर्फ आर एच पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है। ठीक है। अब आर एच नेगेटिव क्या होता है? आर एच नेगेटिव आपके आरबीसी की जो सरफेस होते हैं उसके ऊपर डी एब्सेंट होता है, किसी किस्म का डी नहीं होता। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या बच्चों के अंदर ये नेचुरली नहीं होता या एक्सपोजर के बाद नहीं होता? तो याद रखें, इंपॉर्टेंट आपकी जो करेक्शन है, अगर आपको नहीं पता तो याद रखें कि आर एच नेगेटिव जो है वो पर्सन में एंटी डी बॉडीज एंटीबॉडीज पहले से यूजुअली नहीं होता, आपका एक्सपोजर्स के बाद बनना स्टार्ट होती है। ये बात याद रखें, एंटी डी आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली नहीं होती, एक्सपोजर के बाद होती है। क्या एक्सपोजर? आपने आर एच पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया, एंटी डी प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि आर एच पॉजिटिव के अंदर तो है ना आपके एंटी डी। आर एच नेगेटिव मदर है, उसके अंदर आर एच पॉजिटिव, अगर फीटस के अंदर पॉजिटिव है तो साफ सी बात है वो आपका एंटीडी बना देंगे। डिलीवरी के टाइम हो सकता है, मिसकैरेज के अंदर हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर हो सकता है, एब्डोमिनल ट्रॉमा के हो सकता है, तो ये सारी डिटेल के अंदर आ सकती है। तो एक्सपोजर जो होता है उसके बाद आपके एंटीडी बनते हैं। और एंटीडी डेंजरस क्यों होते हैं?
याद रखें आपके जो एंटीडी होते हैं वो आपके जो प्लेसेंटा है उसको क्रॉस कर जाते हैं, फीटल आरबीसीज को पे अटैक करते हैं, फीटल आरबीसीज के ऊपर अटैक करते हैं, उसको कुछ नहीं समझते, उसको खा जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट डिजीज विच आर एच हेमोलाइटिक डिजीज के आर एच हेमोलाइटिक डिजीज काज कर रही होती है। अब ये इसके पास एंटीडी होते हैं विद आईजीजी। अब डोनेट किसको कर रिसीव कहां से कर रहा होता है? ओनली आर एच नेगेटिव। और डोनेट किसको कर सकता है? आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव, ये इंपॉर्टेंट है। अब आर एच नेगेटिव जो होता है वो ब्लड आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव को दोनों को डोनेट क्यों कर रहा होता है? क्योंकि आर एच नेगेटिव जो आरबीसी होते हैं उसके ऊपर डी एंटीजेंस नहीं होते, इसीलिए वो आर एच पॉजिटिव को भी दे सकता है और आर एच नेगेटिव दोनों रेसिपिएंट्स को जो है वो आपका दे सकता है, ठीक है ना। जिसके बाद आपको डी बेस्ड रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि इसी में किसी किस्म की भी जो एंटीजेंस हैं वो आपकी नहीं होती। हाँ, पर्सन के अंदर एंटी डी लाजमी होती हैं, लेकिन अगर आप किसी और को देंगे तो उसमें किसी किस्म का भी कोई भी मसला नहीं होगा। समझ आ गया? एबीओ क्लासिफिकेशन और आरएच क्लासिफिकेशन की समझ आ गई है बच्चों को? जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी शॉर्ट समरी बता दूं आपको। ठीक है, याद है आर एच नेगेटिव। सॉरी, मैं आपको पहले जरा जो ए बी है उसकी जरा बता देता हूँ आपको, ताकि आपको जो सा उसकी समझ आ जाए। अच्छा, ए के साथ जो सा वो आपका ए, यहाँ से समझा देता हूँ। ए है सरफेस एंटीजन, ए होगा सरफेस एंटीजन, जो एंटीजन होगा उसके पास ए होगा, लेकिन मारेगा किसको? एंटी किसको हो गया? बी के। भाई मैंने बी को नहीं आने देना, ए बी को नहीं आने देता और बी ए को नहीं आने देता। आईजीएम होता है ताकि प्लेसेंटा जो है वो क्रॉस ना कर जाए, ये नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ए और ओ दोनों को से ले सकता है और ए बी दोनों को दे सकता है। बी एंटी ए होता है, यानी कि एंटी ए यानी कि ए के खिलाफ होता है, ए को नहीं आने देता, और प्रोवाइड किसको कराता है? बी ओ और बी ए और ए बी को। ए बी आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, ये आपकी बॉडी के अंदर इसमें किसी किस्म की भी एंटीबॉडीज नहीं होती, जिससे मर्जी चाहे ले लो, लेकिन दे सिर्फ ए बी को सकता है। ओ आपका यूनिवर्सल डोनर होता है, जो आपके सिर्फ अपने ओ से ले सकता है, ओ नेगेटिव से ले सकता है, किसी से भी और दे सारों को सकता है। इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर। आर एच क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है कि आपकी आर एच नेगेटिव आर एच पॉजिटिव है, तो उसका मतलब ये है कि आपकी डी एंटीजेंस प्रेजेंट है, एंटी डी एब्सेंट है, और आर एच पॉजिटिव और आर एच से रिसीव कर सकता है, और दोनों में आर एच पॉजिटिव होगा। आर एच नेगेटिव का क्या मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर किसी भी किस्म का जो डी एंटीजन है वो एब्सेंट है, ठीक है, किसी किस्म का डी नहीं है। एक्सपोजर के बाद आपको एंटी डी जो है वो आईजीजी बना सकती है, और आईजीजी आपके प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है। एक्सपोजर्स मैंने आपको बता दिए कि मदर से भी हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी से भी हो सकता है, क्या कहते हैं अबॉर्शन से भी हो सकता है, डिलीवरी टाइम भी हो सकता है, तो ये चीजें होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपका हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न। याद रखें आपकी बॉडी के अंदर कई किस्म की जो है वो आपकी एंटीबॉडीज होती हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो आपके हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न है, ये आपका रिलेट कर रहा होता है बच्चों के अंदर, यानी कि फीटस और न्यूबॉर्न दोनों में फर्क है। फीटस होता है माँ के पेट के अंदर, यानी कि यूट्रस इन डेवलपिंग बेबी, और न्यूबॉर्न का क्या मतलब होता है? बर्थ के बाद, बर्थ के बाद यानी कि आफ्टर द बर्थ। तो डिजीज बेसिकली है क्या? हेमोलाइटिक डिजीज मदर की जो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती है ना, अगर माँ में यानी कि अगर ये मदर है, अगर यहां से, और ये बेबी है, अगर माँ के एंटीबॉडी यानी कि एंटीबॉडीज प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस के अंदर आ जाए और उसके आरबीसीज एंटीजेंस के ऊपर अटैक कर दे, तो फीटल आरबीसीज की जो प्रोडक्शन है वो आपकी खत्म होने लगेगी, वो टूटने लगेगी, जिसकी वजह से बच्चे को क्या हो सकता है? अनीमिया और जोंडस, एजी, अनीमिया और जोंडस। यानी कि मदर एंटीबॉडीज है वो अगर प्लेसेंटा को अगर क्रॉस करके, फॉर एग्जाम्पल ये आपका प्लेसेंटा है, यहाँ से क्रॉस करके, ये आपका प्लेसेंटा है, अगर ब्लड यहाँ से क्रॉस करके प्लेसेंटा से क्रॉस करके आपके बच्चे के अंदर आ जाए, फीटल आरबीसीज के एंटीजेंस के साथ बाइंड कर जाए, तो आरबीसीज की क्या होना स्टार्ट हो जाती है? डिस्ट्रक्शन। आरबीसीज की जब डिस्ट्रक्शन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? अनीमिया।
अनीमिया के साथ साथ बिलीरुबिन, क्यों आपका हीमोग्लोबिन टूट रहा है, HB हीमोग्लोबिन आपका टूट रहा है, तो हीम आपका टूट रहा है, जिसकी वजह से बिलीरुबिन इंक्रीज होता है, उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिल रहा होता है, जॉन्डिस। तो अनीमिया और जॉन्डिस आपको दोनों चीजें देखने को मिल रही होती हैं। क्लियर। अब एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस ये वाली टर्म क्या होती है बेसिकली, याद रखें, एरिथ्रोब्लास्ट का क्या मतलब होता है, इमेच्योर आरबीसीज का बनना, यानी कि अभी बन रहे हैं, ब्लास्ट बन रहे हैं, ठीक है, ब्लड अभी इमेच्योर है, मैच्योर नहीं हुए, तो इसका क्या मतलब होता है, इमेच्योर, इमेच्योर आरबीसीज, ठीक है। फिटालिस का क्या मतलब होता है, फिटस, बच्चों के अंदर इमेच्योर आरबीसीज बनने का अमल या आरबीसीज ज्यादा बनना, ठीक है ना। अब जब फीटस के आरबीसीज डिस्ट्रॉय होते हैं तो बॉडी कंपनसेट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आरबीसी, यानी कि यहां आपके आरबीसीज टूट रहे हैं, तो यहां से जो बॉडी होगी वो आरबीसीज बनाएगी ना, वो कहेगी नहीं यार आरबीसीज बनाने चाहिए, यहां जब टूट रहे हैं तो यहां तो बनाने हैं ना। अब उस ज्यादा बनाने के अमल में लिवर और बोन मैरो इमेच्योर आरबीसी जो है वो रिलीज कर देते हैं, इसलिए जो फिटल ब्लड है उसके अंदर एरिथ्रोब्लास्टोसिस जो है तो वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि इमेच्योर आरबीसी ज्यादा हो जाते हैं, कंपनसेट करने, यानी कि अपनी तरफ से तो लिवर और बोन मैरो चलाक बन रहे होते हैं ना कि आरबीसी को रिलीज करवा देते हैं, ये नहीं पता कि वो इमेच्योर होते हैं और उससे क्या हो जाती है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जो होता है, ब्लास्टोसिस फिटालिस, वो हिमोलाइटिक डिजीज होती है बिकॉज ऑफ मेटरनल एंटीबॉडीज और इमेच्योर आरबीसीज की, इमेच्योर आरबीसीज इन द फिटल सर्कुलेशन, ठीक है। अब इसके अंदर आपके मेजर और माइनर जो है वो ब्लड ग्रुप्स आते हैं, जिसके अंदर आपके एबीओ आते हैं और आपके आरएच आते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी आरएच हिमोलाइटिक डिजीज क्या होती है, बेसिकली ये आगे डिटेल में चला जाएगा कि आपकी एनीमिया है, ड्रॉप्स फिटालिस, निक्टस, फ्यूटल डेथ, ये सारी चीजें जो है वो आपके आगे जाके हम पढ़ेंगे। अब एबीओ हेमोलाइटिक डिजीज क्या होती है और आरएच हेमोलाइटिक डिजीज क्या होती है, याद रखें जो आपकी एबीओ हेमोलाइटिक डिजीज है वो आपके टाइप ओ, यानी कि आपकी मदर की अगर ब्लड ग्रुप ओ है और फिटस का ग्रुप ब्लड ग्रुप ए या ए बी है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो मदर है यानी कि टाइप ओ प्रेग्नेंट पेशेंट विद टाइप ए और बी, यानी कि अगर मदर के अंदर ओ है यानी कि प्लाज्मा में, तो उसके अंदर एंटी ए और एंटी बी मैंने भी आपको ऊपर पढ़ाया, ये देखें, ओ के अंदर क्या है, एंटी ए और एंटी बी दोनों होते हैं। अब इनके अंदर में कुछ एंटीबॉडीज आईजीजी होती हैं जो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती हैं, ठीक है। तो किसी भी टाइप का बेबी चाहे ए का हो, उसके अंदर ब्लड ग्रुप ए हो या बी हो, दोनों के अंदर फीटस को अफेक्ट होता है। ए के अंदर जो फीटस होता है उसके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन होगा, बी के ऊपर एंटीजन बी होगा, तो मदर की जो आईजीजी होगी उसके अंदर एंटी ए भी होता है और एंटी बी भी होता है, जो कि फीटल आरबीसी को जाके अटैक कर रहा होता है। माँ के पास जो आईजीजी होता है उसके पास इतनी सलाहियत होती है कि वो इन दोनों को जाके जो है वो अटैक कर रही होती है, क्योंकि उसके पास अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप बी है तो वो बी को भी जाके अटैक कर सकती है, क्योंकि उसके पास एंटी ए भी और एंटी बी भी है, और अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप ए है तो वो ए को भी अटैक कर सकती है क्योंकि उसके पास ए भी और बी भी है, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है प्री एग्जिस्टिंग प्रेग्नेंट पेशेंट एंटी ए और एंटी बी आईजीजी एंटीबॉडीज क्रॉस द प्लेसेंटा। जी मैंने अभी आपको बताया कि अगर प्री एग्जिस्टिंग का मतलब ये होता है कि एबीओ एंटीबॉडीज यानी कि मदर से पहले आपके पास होती हैं, ठीक है ना, इसलिए एबीओ डिजीज जो होता है वो आपके फर्स्ट बेबी में हो सकती है, आरएच हेमोलाइटिक डिजीज में फर्स्ट बेबी में नहीं होगी। एबीओ हेमोलाइटिक डिजीज मदर में पहले से प्रेजेंट होती है, ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, प्री एग्जिस्टिंग प्रेग्नेंट पेशेंट पहले से ही एबीओ है, इसलिए फर्स्ट बेबी जो है वो क्या होगा, अफेक्टेड, क्या होगा, अफेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है अटैक फीटल और न्यूबॉर्न आरबीसीज एंड कॉज हिमोलाइसिस, यानी कि आरबीसीज की जो है वो डिस्ट्रक्शन करवाएगा। प्री एग्जिस्टिंग एंटी ए एंटीबॉडीज आईजीजी क्रॉस द प्लेसेंटा, फीटल जो है वो आरबीसी के साथ बाइंड होती है, हेमोलाइसिस होती है, बिलिरुबिन इंक्रीज होता है और हमें क्या देखने को मिल रहा होता है, न्यूनेटल जॉन्डिस। नेक्स्ट वो कहता है माइल्ड जॉन्डिस इन द न्यूनेट्स विद इन द 24 आवर ऑफ द बर्थ। याद रखें आपका जो न्यू बॉर्न जॉन्डिस होता है फर्स्ट 24 आवर्स में, चले आप बता दें,
24 आवर से पहले अगर हो तो क्या जोंडस होता है, और 24 आवर के बाद हो तो कौन सा होता है? जल्दी बताएं। जल्दी जल्दी जल्दी। जी बच्चों, विद इन 24 आवर न्यूनेटल। बेटा न्यूनेटल जोंडस तो होता है ना, फिजियोलॉजिकल होता है पैथोलॉजिकल? चलो ये बता दो, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। आफ्टर 24 आवर फिजियोलॉजिकल, ठीक है, और बिफोर 24 आवर पैथोलॉजिकल। ऐसी है ना? जी। तो इसलिए 24 आवर के बाद क्या होता है आपका? पैथोलॉजिकल माना जाता है। फिजियोलॉजिकल जोनस जो होता है वो आपको 24 आवर के बाद होता है। पैथोलॉजिकल, अगर आपसे क्वेश्चन में है तो पैथोलॉजिकल जोन है वो आपका 24 आवर, फर्स्ट 24 आवर में होता है। और अगर फिजियोलॉजिकल हो तो आपका आफ्टर आफ्टर 24 आवर्स होता है। क्लियर है? तो इसलिए अनलाइक RH हेमोलाइटिक डिजीज कैन अकर इन फर्स्ट बॉर्न बेबीज इज यूजुअली लेस वेयर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पहले जो बच्चा पहला भी पैदा हो रहा है उसके अंदर भी जो सा ये इफेक्ट कर सकता है। अब एबीओ जो होता है वो आपका यूजुअली माइल्ड होता है एज कम्पेयर टू RH, क्योंकि एबीओ के अंदर जो एंटीजन होते हैं वो फीटल आरबीसी के ऊपर फुली मेच्योर या हाई जो एक्सप्रेशन में नहीं होते, जिसकी वजह से जो आईजीएम होती हैं वो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करती किसी के अंदर, आईजीएम होती हैं वो क्रॉस कर देती हैं, थोड़ी बहुत डिस्ट्रक्शन करवा देती हैं, हेमोलाइसिस हो जाती है। लेकिन आरएच के कंपैरिजन में आपकी जो एबीओ हेमोलाइटिक डिजीज है वो आपकी लेस सीवियर होती है। ठीक हो गया? अब ट्रीटमेंट में आपने फोटोथेरेपी और वैक्सीन जो ट्रांसफ्यूजन है वो आपने करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं RH हेमोलाइटिक डिजीज की। अब RH हेमोलाइटिक डिजीज को आपने हमेशा डिफरेंशिएट करना है एबीओ के साथ। अब RH हेमोलाइटिक डिजीज क्या होती है बेसिकली, कि जो मदर है उसका RH क्या है? नेगेटिव है, और बच्चे का क्या है? RH पॉजिटिव है। मैं अभी आपको ऊपर पढ़ा के आया हूँ, ठीक है। अब फीटस RH पॉजिटिव है, यानी कि फीटस RH पॉजिटिव क्यों है? मदर तो नेगेटिव है। भाई फीटस जो है वो फादर से डी एंटीजन जो है वो इनहेरिटेड करता है। अगर फादर यानी कि हमारे फादर RH पॉजिटिव है तो बच्चे के अंदर RH पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये बात नहीं है कि पॉजिटिव ही हो, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव आपको फादर के थ्रू से मिलता है अगर मदर का नेगेटिव है तो। ठीक है? तो मदर के जो आरबीसी के ऊपर डी एंटीजन एब्सेंट होते हैं। अब अगर फीटल RH पॉजिटिव है तो आरबीसी जो मदर से लेना है वो ब्लड के अंदर एंटर होती हैं, तो मदर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो आपका डी एंटीजेंस को फॉरन समझ के आपकी बॉडी के अंदर, मतलब माँ के अंदर एंटी डी एंटीबॉडीज बना देता है। क्या बना देता है? एंटी डी एंटीबॉडीज बना देता है। तो RH नेगेटिव मदर के अंदर डी एंटीजन एब्सेंट होता है, और फीटस यानी कि RH प्लस फीटस है उसके अंदर फीटल डी एंटीजन जो होता है वो फॉरनर के तौर पे आ जाता है। ठीक है? और मदर जो है वो एंटी डी बना देती है। भी नेक्स्ट टाइम मैं इसको मैंने नहीं छोड़ना। अब वो कहता है फर्स्ट प्रेगनेंसी पेशेंट एक्सपोज टू फीटल ब्लड ऑफन ड्यूरिंग डिलीवरी फॉर्मेशन ऑफ मेटर्नल एंटी डी आईजीजी, यानी कि फीटल ब्लड जो है वो मदर की सर्कुलेशन के अंदर एंटर होता है। डिलीवरी के टाइम प्लेसेंटा जो है वो डिटैच होता है। अब इस प्रोसेस के अंदर जो फीटल आरबीसीज होते हैं वो आपके मदर के जो ब्लड है उसके अंदर एंटर हो जाते हैं, और फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर आपका जो फर्स्ट बेबी होता है वो आपका सेव हो जाता है, और नेक्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर आपको जो एंटी डीआईजीजी है वो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डिस्ट्रक्शन टू द सेकंड बेबी। ठीक है? तो डिलीवरी के बाद ही यानी कि फर्स्ट बेबी ऑफन आपका सेफ होता है, क्योंकि जब तक आपकी मदर जो है वो एंटीडी बनाती बनाती हैं, बेबी जो है वो आपके बॉर्न हो चुका होता है। ठीक है? तो इसलिए मदर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो आपका डी एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करता है। क्या करता है? मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मदर है, मदर के अंदर जो आपका इम्यून सिस्टम है वो आपके डी को रिकॉग्नाइज करेगा। बीटा सेल्स जो है वो आपके एक्टिवेट होंगे, उसके खिलाफ एंटी डी आईजीजी जो है वो एंटीबॉडीज बनेंगे, और उसके बाद आपके जो मेमोरी बी सेल्स हैं वो आपके बनेंगे, और मेमोरी बी सेल्स जो सेकंड बेबी होगा उसको नहीं छोड़ते, उसको फिर पकड़ लेते हैं। इसलिए वो कहते हैं सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज एंटी डी आईजीजी क्रॉस प्लेसेंटा अटैक फीटल एंड न्यूबॉर्न आरबीसीज एंड कॉज हेमोलाइसिस। जो सेकंड बेबी होगा वो उसको हेमोलाइसिस काज करेगा। अब प्रेजेंटेशन में क्या है? हेमोलाइसिस की वजह से क्या हो सकता है? फीटल एनीमिया हो सकता है, एरिथ्रोपोइसिस इंक्रीज हो सकती है, जॉन्डिस हो सकता है, हेड्रोप्स पिटालिस हो सकता है, कर्निक्टर्स हो सकता है। तो ये सारी कंडीशंस होती है, हम इसके एमसीक्यूज भी करेंगे। ठीक है? अब हेड्रोप्स पिटालिस का मतलब क्या होता है बच्चों?
हाइड्रॉप्स फिटालिस का मतलब ये होता है कि फीटस के अंदर जनरलाइज्ड एडीमा या फ्लूइड की अकोमोडेशन हो जाना। क्या हो जाना? जनरलाइज्ड फ्लूइड की अकोमोडेशन होना या एडीमा होना, इसको कहते हैं हाइड्रॉप्स फिटालिस। अब सीवियर फीटल अनीमिया होता है, अनीमिया की वजह से फीटल हार्ट रेट को ऑक्सीजन डिलीवरी कम होती है, ज्यादा पंप करना पड़ता है, ज्यादा पंप करने की वजह से हाई आउटपुट जो है वो ज्यादा होता है, हार्ट फेलियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और ब्लड के अंदर जो फ्लूइड जो क्या कर देता है, अकोमुलेट। इसी की वजह से आपको स्किन का एडीमा हो सकता है, एसाइटिस होता है, प्लेउरल एफ्यूजन हो सकता है, पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो सकता है। क्लियर? जॉन्डिस शॉर्टली आफ्टर द बर्थ या कर्निक्टस, यानी कि आफ्टर द बर्थ, यानी कि जब आरबीसी की हेमोलाइसिस होगी तो साफ सी बात है जॉन्डिस तो होगा ना, हीमोग्लोबिन जब टूटेगा, हीम की ब्रेकडाउन होगी तो बिलिरुबिन ज्यादा होगा। कर्निक्टस का क्या मतलब होता है? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है वो आपकी ब्रेन के अंदर स्पेशली बेसल गैंग्लिया के अंदर जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? और बिलीरुबिन आपके ब्रेन के लिए टॉक्सिक होता है, जैसे अमोनिया टॉक्सिक होता है, ऐसे ही आपका बिलीरुबिन जो है वो टॉक्सिक होता है अनकॉन्जुगेटेड। ठीक है? और परमानेंटली न्यूरोलॉजिकल डैमेज आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको कर्निक्टस की सिचुएशन, लिथार्जी, पुअर फीडिंग, हाई पिच्ड क्राई, सीजर्स, ये सारी चीजें आपको जो है वो देखने को मिल रही होती है। बाकी रोगम के नाम से एक आता है, रोगम के नाम से एक इंजेक्शन आता है, हमने जो है इन बेबीज के अंदर जो है वो आपने देना होता है। तो ट्रीटमेंट क्या? प्रिवेंट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी डी आईजीजी टू द आरएच प्रेग्नेंट पेशेंट्स ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर। अब इसका क्या मतलब है कि जो हमारी मदर्स हैं, हाँ, अगर आपने उन्हें बचाना है, यानी कि एंटी डी जो होता है वो आपका एंटी डी आईजीजी जो होता है वो रेडीमेड एंटीबॉडीज होते हैं। क्या होता है? जो रेडीमेड वो नहीं होते, कपड़े नहीं होते, उसी तरीके से, यानी कि पहले से बना हुआ इंजेक्शन होता है जो आपके नेगेटिव मदर को जो सा दिया जाता है, और इसका नाम होता है रोगम। रोगैम कह सकते हैं या रोगम कह सकते हैं। अब दिया क्यों जाता है? ताकि जो आर एच नेगेटिव प्रेग्नेंट मदर है, वो जो आर एच पॉजिटिव फीटस है सेकंड बेबी उसको अफेक्ट ना करे। दिया कब जाता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्यों दिया जाता है? क्योंकि प्रेगनेंसी की जो लास्ट पार्ट होता है ना, यानी आखिरी पार्ट, ये थर्ड ट्राइमेस्टर आपका आखिरी पार्ट होता है, उसके अंदर जो स्मॉल फीटल मैटरनल जो ब्लीडिंग है ना, वो हो सकती है। प्रेगनेंसी के आखिरी हिस्से में आपके फीटल मैटरनल, यानी कि बच्चा और माँ के दरमियान फीटल मैटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। क्या हो सकती है? फीटल मैटरनल ब्लीडिंग। तो इसलिए एंटी डी यानी कि आईजीजी है वो मदर को जो है वो सेंसिटाइजेशन से जो है वो आपका प्रोटेक्ट कर सकता है इस वजह से। तो इसलिए थर्ड ट्राइमेस्टर में ही दे दें, ताकि वो जो ब्लीडिंग हो या उस वजह से बच्चे को जो है किसी किस्म का इफेक्ट ना हो। अर्ली पोस्टमार्टम पीरियड, यानी कि डिलीवरी के टाइम जो फीटल ब्लड है वो मदर के अंदर जो है वो एंटर हो सकता है, इसलिए एंटी डी फीटल आरबीसी को वो क्विकली जो है वो क्लियर कर देता है बिफोर मदर इम्यून सिस्टम, क्या आपका माँ का जो इम्यून सिस्टम है वो आपका एक्टिव हो सके। ठीक है? सो प्रिवेंट मैटरनल एंटी डी आईजीजी प्रोडक्शन, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर, माँ की बॉडी के अंदर जो है वो आपका एंटी डी जो है वो आपका प्रोडक्शन उसकी नहीं होती। क्लियर? जी बच्चों, क्लियर है? आर एच हेमोलाइटिक डिजीज और एबीओ हेमोलाइटिक डिजीज। एमल, व्हाट इज कर्निक्टस? समझ आइए, मैंने कर्निक्टस का जो बताया आपको बेटा, कर्निक्टिस का मतलब होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। हमारी बॉडी के अंदर जो अनकॉन्जुगेटेड, यानी कि कॉन्जुगेटेड आपका, अनकॉन्जुगेटेड जब आपका देखे ना, आपका जो स्प्लीन है, स्प्लीन से आपका कौन सा निकलता है? अनकॉन्जुगेटेड निकलता है ना। अनकॉन्जुगेटेड फिर आपका लीवर में जाता है, फिर लीवर से यूजीडीपीडी के थ्रू आपका जो सा वो आपका कॉन्जुगेटेड में चेंज होता है, फिर कॉन्जुगेटेड आपकी बॉडी के अंदर जाता है, फिर आपका यूरोबिलिनोबिन और ये जो सी चीजें होती है वो आपको कलर देती हैं। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ब्रेन में चला जाए, स्पेशली बेसल गैंग्लिया के अंदर वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाए, तो वो आपका ब्रेन के लिए टॉक्सिक होता है। ठीक है? इसीलिए फिर पेशेंट को क्या देखने को मिलता है? उसको थकावट फील होती है, खाना नहीं खाता सही तरीके से, आवाज उसकी ज्यादा हो जाती है, प्यास उसको ज्यादा लगना स्टार्ट हो जाती है, सीजर, एब्सेंट सीजर देखने को मिल रहे होते हैं, और ब्रेन इंजरी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है? क्लियर है? समझ आइए? अब समझ आइए अहमद? ठीक है। अच्छा, ये दोनों टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए? प्लीज अब जल्दी बताएं, एमसीक्यूज भी करने हैं, जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी। एमसीक्यूज भी करने हैं बच्चे, जल्दी बताएं। आपके ये वाले दोनों पेज आपके क्लियर हो गए हैं एम्ब्रियोलॉजी के? ठीक है।
अच्छा जी, ये हम करते हैं जनाब नूर क्लेम, ठीक है। अच्छा, हमारी वीडियो भी एक्टिव थी, ओके। अच्छा, बताएं जी। A fetus with severe anemia develop hepatosplenomegaly on ultrasound. During this period, the fetal liver is major hematopoietic organ. Which trimester is most strongly associated with this finding? ऐसा कौन सा ट्राइमेस्टर है जिसके अंदर वो कहता है कि सिवियर अनीमिया हो रहा है, हिपेटोस्प्लिनोमेगाली आपको देखने को मिल रही है अल्ट्रासाउंड पे। और ऐसा कौन सा जो बच्चों के अंदर जो सा वो ऐसा कौन सा फेस है, यानी कि कौन सा ऐसा पीरियड है बच्चे के अंदर, यानी फिटल लाइफ लिवर, मतलब आपका जो लिवर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सेकंड है, लेट है या पोस्ट नेटल है, जल्दी बताएं जी बच्चों। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ कहना है कि यार ਹੁਣ ਤੇ पढ़ लिया है, अद्धे ਤੁਸੀਂ सो गए सी हैं। यार मेरे मोबाइल की बैटरी भी कम हो रही है। हाँ जी बताएं, क्यों हो गया? यार देखो, अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ा के आया हूँ कि आपका जो लिवर होता है वो आपका मेजर रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि आपका टिल बर्थ तक आपका लिवर काम कर रहा होता है। तो फीटल लिवर आपका क्या है, मेन हेमाटोपोइटिक सेल्स है। अब कब स्टार्ट होता है आपका? सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर, ठीक है। तो सीवियर फीटल एनीमिया तब कब इंक्रीज होता है? जब आपका एरिथ्रोपोइटिक डिमांड ज्यादा होती है। लिवर और स्प्लीन जब इनलार्ज होते हैं तो उसकी वजह से मैंने अभी आपको पढ़ाया एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस, सिंपल सा था। अब एग्जाम के अंदर आपको नीचे भी दिया गया कि फीटल एनीमिया हेपेटोस्प्लेनोमेगाली और फीटल लिवर स्प्लीन होता है। If a question asks normal sequence of hematopoietic site transition during development, which sequence is correct? जल्दी बताएं कौन सा सीक्वेंस होगा, ए बी सी या डी, जल्दी बताएं। सी, एक्सीलेंट, शाबाश, वेरी गुड। A fetus has severe intrauterine hemolysis with edema, ascites, placentomegaly. The liver and spleen are enlarged because they are supporting blood formation. Which is the best explanation? बताएं, इसका बताएं। क्या ऐसी एक्सप्लेनेशन है कि लीवर और स्प्लीन को आना पड़ा है? अभी ऊपर पढ़ा के आया हूं। हाँ जी, नूर बी, खान बासित बीमार, एक्सीलेंट। एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस मैं अभी पढ़ा के आया हूं। एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस का क्या मतलब होता है कि बाहर से, ठीक है। इन अर्ली फिटल लाइफ एरिथ्रोपोइटिन इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन? बताएं जी, एरिथ्रोपोइटिन आपका फीटल लाइफ के अंदर कहां से प्रोड्यूस हो रहा होता है? मेनली, मेनली का लफ्ज लिखा हुआ है, मेन, एक्सीलेंट। A newborn's erythropoiesis is now primarily occurring in marrow rather than liver or spleen. Which side become dominant at birth? बर्थ पे आपकी कौन सी डोमिनेंट होगी? हाँ, ए, योक सैक, एट बर्थ, हसन डी, एक्सीलेंट, डी, सॉरी हसन डी नहीं है यार, फिर सोचें, फिर सोचें। बर्थ, बर्थ के बाद अभी आपने कहा, और ये समावी, एक्सीलेंट, एक्सियल एंड लॉन्ग बोन मैरो भाई, क्योंकि बर्थ के बाद आपकी बोन मैरो होती है वो डोमिनेंट हो जाती है। डोमिनेंट साइट मैंने अभी आपको बताया था कि डोमिनेंट साइट आफ्टर द बर्थ इज बोन मैरो। तो फीटल लिवर और स्प्लीन जो होता है वो आपके डिक्रीज हो जाते हैं, बोन मैरो टेक ओवर कर लेती है। तो बर्थ या पोस्ट नेटल हिमेटोपोइसिस के अंदर आपकी बोन मैरो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो एक्सियल और लॉन्ग बोन्स मैंने अभी आपको पीछे पढ़ा के आया हूँ कि एक्सियल और लॉन्ग बोन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं बोन मैरो, और मैंने आपको और भी बताई, ह्यूमरस, फीमर वगैरह सारी। हीमोग्लोबिन डेवलपमेंट सर पे आ जाए। मैंने ये प्लेसेंटा इसलिए बोला था क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ था अ न्यू बॉर्न। तो आई वाज लाइक ऐसे न्यू बॉर्न होता मे बी शायद प्लेसेंटा ना रोल प्ले कर रहा हो। हम्म, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो यही चीजें होती हैं जो आपको आगे जाके एक नंबर से इंसान वो ये आगे पीछे हो जाता है। नेक्स्ट, अ न्यूबॉर्न विद अ सिकल म्यूटेशन इज एसिम्प्टोमेटिक ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ. Symptoms later appears after gamma chains production decreases. Which hemoglobin explains early production? कौन सी ऐसी हीमोग्लोबिन है जो आपको अर्ली प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है, बताएं।
अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन, हमारे अंदर मसला आना स्टार्ट हो जाए तो कौन सी ऐसी हीमोग्लोबिन है जो करेंगी, जल्दी बताएं। एक्सीलेंट, वेरी गुड। हीमोग्लोबिन फीटल, हीमोग्लोबिन फीटल, क्योंकि हीमोग्लोबिन फीटल प्रोटेक्ट करती है न्यूबॉर्न्स को सिकल सेल डिजीज से। ठीक है, क्यों? आपकी ये HbS जो सिकल सेल्स की पोलीमराइजेशन उसको कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है। ठीक है ना, और लेटर ऑन जो है वो HbF आपका डिक्रीज होता है और बीटा चेन जो है तो वो आपके हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Hb hemoglobin fetal has higher oxygen affinity than adult hemoglobin because its gamma chains weakly bind which molecules? जल्दी बताएं, ये तो बहुत ही आसान है यार, बताएं जी। हायर ऑक्सीजन अफिनिटी के लिए 2 3 एक्सीलेंट समाविया, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट मारो, एक्सीलेंट हसन। बताएं विच चेन कंपोजिशन करेक्टली डिस्क्राइब फीटल हीमोग्लोबिन, बच्चों के अंदर कौन से हीमोग्लोबिन होंगे भाई, जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी। अल्फा 2 गामा 2, हसन कह रहा है बी। अल्फा 2 डेल्टा 2, हसन अल्फा 2 डेल्टा 2। समाविया कह रही है जी अल्फा 2 सी ऑप्शन है। बच्चे अल्फा 2 और गामा 2 याद रखें, आपको मैंने जीटा और एप्सिलॉन पढ़ाया जो आपका अर्ली ऑन 3 हफ्ते के अंदर आपका एम्ब्रियोनिक ग्लोबिन्स होते हैं, एम्ब्रियोनिक ग्लोबिन्स। इसके बाद सिर्फ अल्फा और गामा होता है, डेल्टा तो होता ही नहीं है। वो आपका गामा भी होता है, यहाँ पे वो आपका अडल्ट में आ जाता है। अच्छा बताएं, आफ्टर बर्थ अ फिजियोलॉजिकल स्विच अकर्स इन हीमोग्लोबिन चेंज प्रोडक्शन, विच चेंज इज एक्सपेक्टेड? बच्चा पैदा होने के बाद फिजियोलॉजिकल स्विच यानी कि हीमोग्लोबिन चेंज की प्रोडक्शन स्टार्ट हो रही है, विच चेंज इज एक्सपेक्ट, क्या चेंज आप देखेंगे, क्या चेंज आप देखेंगे बच्चे? सी, शाबाश समाविया, एक्सीलेंट समाविया, गैमा फास्ट, शाबाश मारो। अहमल खान भी नहीं बचे, अहमल अहमल खान बेटा गैमा चेन्स फॉल्स हो जाती है और बीटा चेन बनना स्टार्ट हो जाती हैं। बच्चा पैदा हो चुका है, गैमा चेन्स बीटा चेन्स में आएंगी। हीमोग्लोबिन अडल्ट, हीमोग्लोबिन फीटस जब हीमोग्लोबिन अडल्ट के अंदर जाएगा तो गैमा चेन्स आपकी बीटा चेन में चेंज हो जाती हैं। क्लियर, ये याद रखना है। persistent of hemoglobin fetal reduced severity in sickle cell disease mainly because of hemoglobin fetal, बताएं किस वजह से, किस वजह से? जी बच्चों, रिड्यूस HbS पोलीमराइजेशन, अभी ऊपर बता के आया हूं आपको कि HbS जो होता है वो इंटरफियर करता है हीमोग्लोबिन सिकल की पोलीमराइजेशन को। आ जाए जी, हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ fetus and newborn. A neonate developed jaundice within the first 12 hours of life. The mother is Rh negative and was sensitized during previous pregnancy. Which antibodies cross the placenta and destroys fetal RBC? आसान है, IgG. A mother is Rh negative and has previously delivered Rh positive BV. In the next pregnancy, fetal anemia hydrocephalus develop. एडिमा डेवलप हो गया। व्हाट इज द मैकेनिज्म, क्या ऐसा मैकेनिज्म हो सकता है, क्या होगा? मेटरनल एंटी डी आईजीजी क्रॉसिंग द प्लेसेंटा, जब वो प्लेसेंटा क्रॉस करेंगे तो क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे फिटल के आरबीसीज को। नेक्स्ट वो कहता है कि एबीओ हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न इज यूजुअली माइल्डर देन आरएच डिजीज बिकॉज ऑफ व्हाट, बताएं जी, बिकॉज ऑफ व्हाट? क्वेश्चन नंबर 13, एबीओ हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न इज यूजुअली माइल्डर देन आरएच डिजीज, क्यों? हसन ने बताया ए, एक्सीलेंट, वेरी गुड। फारूक, हसन, अहमल, भाई आईजीजी नहीं क्रॉस करेगा, ठीक है, तो ये आपकी साइट होती है जो आपका, एक तो याद रखें फीटल एबीओ एंटीजन जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो आपका कम होता है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर मोस्ट लाइकली पूछा जाए तो आपने बताना है फीटल एबीओ एंटीजन जो एक्सप्रेशन है वो वीकर होता है, लेकिन मोस्ट लाइकली अगर पूछा जाए तो एजीजी वो क्रॉस नहीं करता। नेक्स्ट बात करते हैं कि सीवियर हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न कैन लीड टू जनरलाइज्ड एडिमा एंड हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर, व्हाट कंडीशन इज कॉल्ड? जी बच्चों, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एडिमा और जो कार्डियक आउटपुट है वो ज्यादा हो जाती है? एक्सीलेंट हसन, एक्सीलेंट मारो, एक्सीलेंट समाविया, शाबाश, बहुत अच्छे भाई। विच इंटरवेंशन प्रिवेंट आरएच डिजीज इन अनसेंसिटाइज्ड आरएच नेगेटिव मदर, भाई क्या देते हैं, क्या देते हैं जनाब? लास्ट क्वेश्चन है, विच इंटरवेंशन क्या देंगे, जल्दी बताएं। बी, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। ए और बी नहीं बच्चे, एक होता है, प्लेटलेट की कहां से आ गई?
भाई आरएच डिजीज से आरएच नेगेटिव मदर को अनसेंसिटाइज करना है तो क्या देंगे? एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, विटामिन के, हाइड्रोक्सीयूरिया। मारूफ ए, तारिक खान ए, हसन ए। ओके भाई, सिंपल इज दैट, इतना आसान था। अभी मैं आपको पढ़ा के आ रहा हूँ जो रोगम के नाम से मैंने अभी उसको है, रोग, एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन। और कब देना है आपने? थर्ड ट्राइमेस्टर में। ठीक है, और क्यों देना वो भी मैंने आपको बता दिया। बाकी नेक्स्ट जो आपके एमसीक्यूज है ना, वो आपके जो कल हम टॉपिक पढ़ेंगे उसके होंगे। सो दिस इज ऑफ इट फॉर टुडे। और 2 पेजेस पढ़े हैं, बट आई थिंक मुझे लगता है दैट इज मोर देन एनफ। मुझे लगता है इसमें, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई चीज भूलेगी।